नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर मॉर्निंग प्राइम टाइम और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग प्राइम टाइम में स्वागत है। मैं हूं पयोधी शशि और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दे दे। रुड़की से एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है उत्तरकाशी। 3 सदस्यों की टीम रुड़की से पहुंची है उत्तरकाशी। ड्रिलिंग मशीन ठीक करने के लिए इस टीम को बुलाया गया है। मजदूरों के इलाज के लिए भी 41 बेड पहले से ही रिजर्व कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे कि रुड़की से जो टीम को बुलाया गया था वो पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई है। अमेरिकी ऑगर मशीन कल खराब हो गई थी, उसके बीच में सरिया आ गया था और इसी के चलते वो बंद हो गई। उसके बाद उसकी टेक्निकलिटी को ठीक करने के लिए दिल्ली से भी एक टीम को बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल रुड़की से ये टीम आई है और पूरी संभावना रुड़की IIT की ये टीम है जो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है और ये फौरन इस मशीन को दुरुस्त कर आगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाएंगे। और फिर कुछ ही घंटों का और इंतजार अब मानकर चलिए, क्योंकि जैसे ही ये मशीन ठीक हो जाती है, सिर्फ 12 मीटर की दूरी है जो कहा जा रहा है लगभग 20 से 25 मिनट में पूरी कर ली जाएगी अगर ये मशीन ऐसे ही चली। और ये भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होगा कि जब ये मशीन दोबारा से काम करना शुरू करेगी तो कोई बाधा इसमें ना आए, और अगर आती है तो क्या वाकई उसके लिए कोई विकल्प है या फिर से ये मशीन बंद हो जाएगी और फिर इसे ठीक करना होगा। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि जब कल खुदाई हो रही थी उस वक्त मशीन में खराबी आ गई थी। पहले सरिया आई थी, उस सरिया को भी काट दिया गया था और NDRF की टीम ने रात में सरिया को काटकर अलग कर दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मशीन में खराबी आई है, इंतजार इस एक्सपर्ट टीम का था। टीम यहां पर पहुंची हुई है। 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीच वाली जो तस्वीर इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर टीम, और आखिरी तस्वीर में देखिए एम्बुलेंस यहां पर मौके पर मौजूद है, क्योंकि जैसे ही उनको बाहर निकाला जाएगा तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां पर उनके लिए बेड भी रिजर्व किए गए हैं। तो टनल में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, DM ने इसकी जानकारी दी है, वो सुनते हैं। जी, जो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ तकनीकी चैलेंजेस आ रहे हैं। उनको ओवरकम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके विशेषज्ञों के इनपुट्स लेकर ही इस रेस्क्यू कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ कार्य को सुरक्षित तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको करने के लिए ये चीज़ जरूरी है। तो DM को आपने सुना, DM की ओर से जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया है कि कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कर रहा होता हूँ, बीच में से कोई एक सवाल मैं किस सवालों का उत्तर दूं, आप बताइए। सही है, आप बताइए। ठीक है, मैं इसीलिए कुछ नहीं कहना। सर आप ओपन सर। क्या कह रहे थे आपने सुना। हालांकि देखिए अभी ये बहुत क्योज करने वाली सिचुएशन है, इसलिए इसे पैनिक नहीं करना है। सैयद आमिर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सैयद आमिर, जो टीम पहुंची है रुड़की से वहां पर, तो कितना समय लगेगा मशीन को दुरुस्त करने में, क्या इसको लेकर डिटेल्स हैं वो बताइए। देखिए, अभी का अपडेट ये है कि अब ड्रिल प्रोसेस कुछ ही घंटों में शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक हमारे पास अपडेट इस बात को लेकर के नहीं थी कि कब तक शुरू किया जाएगा, लेकिन अब अपडेट आ चुकी है। अपडेट ये है कि जो मशीन में प्रॉब्लम हुई है वो अगले 1.5 से 2 घंटे में सही कर ली जाएगी और उसके बाद वो ड्रिल प्रोसेस जो है उसको शुरू किया जाएगा। यही बात मैं बहुत पहले से कह रहा था कि अगर ड्रिल प्रोसेस जो है वो 12 बजे अगर शुरू कर दिया जाता है, 12 बजे से पहले अगर शुरू कर दिया जाता है, तो इसको कंप्लीट होने में 6 घंटे का वक्त लगेगा। 6 घंटे का वक्त लगेगा तब जब बीच में कोई अवरोध नहीं होगा। जो टीम यहाँ पर पहुंची थी विशेषज्ञों की, उन्होंने इस बात को जांचा परखा है और उसके बाद अपनी राय भी दी है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये वो टनल है जिसके अंदर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं और इसमें अब माना जा रहा है कि जो ड्रिल प्रोसेस है वो 2 घंटे में शुरू किया जा सकता है। तो अगर 2 घंटे में शुरू किया जाएगा तो 6 घंटे में 12 मीटर जो है माना जा रहा है कि चूंकि लास्ट का वो एरिया है जो कि कवर करना है, तो वो कंप्लीट किया जा सकता है। तो खुशखबरी मतलब शाम तक 6 बजे तक ये मान के चल रहे हैं कि आ सकती है, लेकिन ये अभी संभावनाओं पे है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो समझ में आएगी। अभी आपने DM को भी सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि विशेषज्ञों की टीम आई, लेकिन कोई टाइम ने लाइन नहीं बता रहा है, कोई डेडलाइन नहीं बता रहा है कि ऑपरेशन
कब पूरा होगा ये किसी को नहीं पता है कि ऑपरेशन कब पूरा होगा, बस संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहले भी आपने देखा था कि जब 45 मीटर हुआ था, कहा था 12 मीटर पहुंचना है, इसका मतलब है कुछ ही देर बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अवरोध जो उत्पन्न हो रहे हैं वो परेशानी बिल्कुल। तो सबसे पहली प्राथमिकता सैयद आमिर यही है कि जो 12 मीटर की दूरी बची हुई है, पहले ड्रिलिंग की रेस्क्यू उसके बाद शुरू होगा। एनडीआरएफ की टीम कैसे अंदर जाती है, हेलमेट के साथ, किन किन संसाधनों के साथ कैसे उनको बाहर लाती है, ये तमाम जानकारी भी हमारे सहयोगी ग्राउंड से हमें देंगे। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे इजराइल हमास जंग की। तो तस्वीरों से शुरुआत करेंगे। अल कासिम ब्रिगेड ने एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो अपना जारी किया है। इसमें आईडीएफ की सैन्य गाड़ियों को टारगेट करने का दावा किया गया है। रॉकेट लॉन्चर और आरपीजी से हमले का दावा किया जा रहा है। घात लगाकर इजरायली टैंकों पर अटैक करते हुए आतंकी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने हो, चाहे हमास के तमाम ठिकाने हो, आईडीएफ की ओर से उनको तबाह किया जा रहा है। तमाम ऐसे इलाके भी हैं, ऐसे और दफ्तर भी हैं हमास के, जिन पर कब्जा कर लिया गया है आईडीएफ की ओर से। लेकिन बावजूद इसके अल कासिम ब्रिगेड की ओर से ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके एक नया मैसेज देने की कोशिश की गई है। वहीं एक्शन में है पैराशूट ब्रिगेड, पैराट्रूपर ब्रिगेड, माफ कीजिएगा। एक्शन में है इजराइल की पैराट्रूपर ब्रिगेड। ये बड़ी जानकारी निकली है। इसमें है इस्सा और तेल अवीव, हवा में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। तो ये दो इलाके हैं, इस्सा और तेल अवीव, हवा में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। गाजा सिटी में हमास के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है आईडीएफ की ओर से। हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस पर कब्जा कर लिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम ऐसे ऑफिस हैं हमास के जहां पर आईडीएफ की ओर से कब्जा कर लिया गया। बख्तरबर्द टैंकों के साथ आईडीएफ अब इन पर चढ़ाई कर रही है। हालांकि जिन जिन इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन में सफलता मिली है वहां पर उन तमाम अड्डों को तबाह कर दिया गया है जहां पर दोबारा से कोई गुंजाइश ना पैदा हो। एक और बड़ी खबर, इजरायली काउंटर अटैक से मरघट बन चुका है गाजा सिटी। ये बड़ी खबर इस वक्त बफेले यूनिटी स्ट्रीट में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, गगनचुंबी इमारतें यहां पर कभी हुआ करती थी जो कि आज खंडर में तब्दील होती हुई यहां पर नजर आई है। तो आप ये तस्वीर देखिए, हर तरफ आपको मलबा, काला मलबा नजर आएगा जो जलने के बाद स्वाहा हो चुका इस पूरे इलाके का गवाह बना हुआ है। और ये देखिए तब्दील हुई ये बड़ी बड़ी इमारतें। इस वक्त यहाँ अब किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है, यहाँ परिंदा भी नहीं भटक रहा, क्योंकि इस तरह का हश्र आईडीएफ की तरफ से गाजा के, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न गाजा है, ये नॉर्दर्न गाजा है। इस जो नॉर्थ गाजा है आधे से ज़्यादा इस पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है और इसे ऑफिशियल भी किया जा चुका है। और यही वजह है कि अब साउथ में जो आईडीएफ है उसका ऑपरेशन तेज हो गया है। तो हमास के टॉप कमांडर के खिलाफ एक्शन होगा। 23 टॉप कमांडर को खत्म करने की भी इजाजत दी गई है। नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद को खुली छूट दे दी है, यानी कि अब टॉप कमांडर को खत्म करने की सीधी छूट दे दी गई है नेतन्याहू की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एजेंसी मोसाद जो कि खुफिया एजेंसी है इजराइल की, और इसको अब खुली छूट दी गई है। मोसाद को लेकर यह कहा जाता है कि दुनिया की सबसे हाईटेक खुफिया एजेंसी है। हालांकि जब हमास की ओर से 7 अक्टूबर को हमला किया गया तो मोसाद को लेकर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर इजराइल के अंदर दाखिल होकर हमास की ओर से इतने बड़े हमले कर दिए जाते हैं और दुनिया की सबसे हाईटेक, सबसे ज्यादा मजबूत खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लगती। एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। इजरायली सिक्योरिटी एडवाइजर पर बड़ा बयान सामने आया, शुक्रवार से पहले नहीं छोड़े जाएंगे बंधक। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बंधकों की रिहाई में देरी की वजह की जानकारी नहीं है, लेकिन पहले बंधकों को आज ही छोड़े जाने की खबर मिली थी, लेकिन फिलहाल ये डिले हो गया है। इजराइल हमास समझौते में देर, बंधकों की रिहाई एक दिन टली। इजराइल हमास के बीच चल रही भयानक जंग थम जाए, सब यही चाहते थे। गाजा में महाविनाश के बाद और हजारों इंसानी मौत के बाद जाकर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इजराइल हमास के बीच हुए समझौते के मुताबिक
आज सुबह 10 बजे से सीज फायर शुरू होगा, जबकि दोपहर 2 बजे से बंधकों की अदला बदली की जाएगी। लेकिन इजराइल के एक ऐलान से इसमें देर होने की संभावना है। शुक्रवार तक टल सकती है बंधकों की रिहाई। सभी बड़ी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये समझौता आज से लागू हो पाएगा, इसमें बड़ा संदेह पैदा हो गया है। इस समझौते को लागू करने के पीछे कुछ तकनीकी दिक्कतों के अलावा दोनों पक्षों का सख्त रवैया भी शामिल है। आज समझौता लागू होना है और बीती रात भी इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर गोले बरसाए। समझौते के ऐलान के बाद से इजराइल ने तो गाजा में लाशें बिछा दी। खान यूनिस और जबालिया पर जबरदस्त अटैक समेत गाजा में कई जगहों पर इजरायली हमले में गाजा में 100 लोगों की मौत हो गई। गाजा पर जारी इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए दर्जनों फिलिस्तीनियों को खान यूनिस में एक साथ आखिरी सलाम दिया गया। इनमें खान यूनिस, अल शिफा अस्पताल और जबालिया में हुए इजरायली हमले में मारे गए बच्चे और महिलाएं सब शामिल हैं। इस जंग की आक्रामकता और तेज होती दिख रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने मोसाद को हमास नेताओं को निपटाने का आदेश दे दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमास के नेता चाहे जहां हो उन्हें खत्म किया जाना चाहिए, जबकि इस्माइल हानिया समेत हमास के ज्यादातर नेता कतर में रहते हैं। המתווה שהושג לא יכלול שחרור רוצחים, והוא כן כולל הסכמה של נציגי הצלב האדום, לביקורים יותר נכון של נציגי הצלב האדום אצל החטופים, והעברת תרופות אליהם. אני שמעתי שיש מי שכופר על זה. इजराइल टाइम्स के मुताबिक खबर यह भी है कि नेतन्याहू के शीर्ष सहयोगी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तजाची होनेबगी ने ऐलान किया है कि पहले बंधक की रिहाई शुक्रवार तक संभव नहीं है। सरकारी सूत्रों का यह भी कहना है कि समझौते को आगे बढ़ाने वाले मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और आईडीएफ जनरल नितजन एलोन कतर में ही हैं। साथ ही सबसे अहम बात यह कि सीज फायर पर अब तक कतर और हमास के प्रतिनिधियों के सिग्नेचर नहीं हुए हैं। और सिर्फ इजराइल के पीएम नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि रक्षा मंत्री भी हमास नेताओं को लेकर बेहद आक्रामक मुद्रा में हैं। उन्होंने भी कहा जल्द ही हमास नेताओं का अंतिम दिन आने वाला है। בעיניי ההחלטה הזו והדאגה לחטופים היא מפגן עוצמה של החברה הישראלית. दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच समझौते के ऐलान के बावजूद ईरान ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं और जंग भड़काने वाला बयान दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने एक बार फिर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की सराहना कर इजराइल की दुखती रग को छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमास लड़ाकों का ऑपरेशन कामयाब रहा और उनमें यहूदी शासन के खात्मे का दम है। اون جنبندی اون جمله کوتاه اینه که رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضربه فنی شد. ईरान के विदेश मंत्री ने भी ऐलान किया है कि जब तक गाजा के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, रेसिस्टेंस फोर्सेस के हाथ ट्रिगर पर बने रहेंगे। 6 هفته مقاومت غزه ثابت کرد که بازنده قطعی افکار عمومی جهان آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل بودند. यूएन की एक मीटिंग में इजराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत गिलाद एर्दान ने यूनिसेफ पर गाजा पर हमास के शासन के दौरान प्रभावित लोगों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया। एर्दान ने चेतावनी दी कि सीज फायर समाप्त होने के बाद इजरायली सरकार पूरी ताकत से अपने टारगेट को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। हालांकि सीज फायर के ऐलान के बाद से ही मानवीय सहायता के लिए राहत सामग्री भरे ट्रक गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। विदेशी नागरिक सीज फायर से पहले गाजा से मिस्र में एंट्री ले रहे हैं। फ्यूल से लदे ट्रक गाजा में एंट्री के लिए तैयार हैं। ऐसे में सबको उम्मीद है देर से आया समझौता सही, लेकिन इस पर अमल भी जल्द हो। जबकि समझौते से जुड़े पक्षों के तेवर बता रहे हैं कि बंधकों की रिहाई और सीज फायर इतना आसान नहीं। टीम न्यूज नेशन। सहयोगी राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, हालांकि सीज फायर को लेकर हस्ताक्षर होने थे जो नहीं हुए, एक दिन के लिए इजराइल की ओर से इसको टाल दिया गया, इसके क्या मायने हैं?
देखिए, इसके मायने ये है कि अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि अगर गाजा पट्टी के लिहाज से बात करें, उन्होंने जो डिमांड्स रखी है फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मोटी मोटी सहमति ये बनी है कि 150 जो कैदी है, महिला कैदी है, वो छोड़े जाएंगे, 50 जो महिलाएं और बच्चे उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी पूरी लंबी फहरिस्त थी जिनके ऊपर बात की जानी थी, जिसपे ये भी है कि आप फ्यूल की सप्लाई कितना करेंगे, कब तक आप अटैक नहीं करेंगे, किस तरीके से अगर हर दिन 10 कैदियों को छोड़ा जाता है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। और यही वजह है कि अभी मैं अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूं तो एश्केलोन शहर है लगभग गाजा पट्टी से 30 किलोमीटर की दूरी पर, और जहां मैं तेल अवीव में मौजूद हूं, इसके और गाजा पट्टी के बीच बेस में 6 मिसाइल के जरिए हमला किया गया है। 6:12 स्थानीय समय अनुसार, यानी अब से 20 मिनट पहले एक मिसाइल अटैक, एक रॉकेट हमला हो चुका है यहां पर हमास की तरफ से। तो यहां पर जो स्थिति है वो नजर आ रही है कि जमीन पर अभी तक भी और इसकी बड़ी वजह ये भी है राहुल, कल वॉर संसद में जो हंगामा हुआ, तमाम जो मंत्री हैं इजरायली सरकार के, उनका ये साफ तौर पर विरोध था कि आप सीज फायर को लेकर ये बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ये गलती हम कर चुके हैं। बहरहाल धन्यवाद राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाजा जंग में अस्थायी सीज फायर होने से पहले ही इजरायल को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ की गवाती ब्रिगेड ने हमास के नॉर्थ गाजा हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है और कई आतंकियों को मार गिराया, और हथियारों का बड़ा जखीरा भी यहां से बरामद किया गया है। रिपोर्ट से समझिए। गाजा में 1.5 महीने से चल रही इजरायल हमास के बीच भीषण जंग चरम पर है। एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद और सीज फायर लागू होने से पहले ही इजरायली सेना को मिली है एक बड़ी कामयाबी। हमास के नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर आईडीएफ का कब्जा, कई आतंकी ढेर, हमास के खूनी प्लान का पर्दाफाश। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना ने हमास के नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि एक ग्राउंड ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना ने यहां कई आतंकियों को भी मार गिराया है। दरअसल हमास का नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर शेख जैद इलाके में स्थित है, जहां हमास के कई बड़े लीडर्स रहते हैं। और हम दिखा रहे हैं इजराइल के गिवाती ब्रिगेड का वो पूरा ऑपरेशन जिसके तहत हमास के हेडक्वार्टर पर कब्जा किया गया। इन तस्वीरों में देखिए, नॉर्थ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी इजरायली सेना की गिवाती ब्रिगेड ने हमास के इस हेडक्वार्टर पर छापा मारा, इसे चारों तरफ से घेर कर गोलियों की बौछार कर दी। जब हमास के इस हेडक्वार्टर पर आईडीएफ का कब्जा हो गया तो गिवाती ब्रिगेड की टीम में शामिल D9R बुलडोजर ने पहले पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर डाला, क्योंकि यहाँ विस्फोट का बड़ा खतरा था। फिर गिवाती ब्रिगेड का छापामार दस्ता इस बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुसा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ बड़े बड़े बक्सों में रखे हैंड ग्रेनेड और फायरिंग से जुड़े कई हथियारों का बड़ा जखीरा मिला, जिनसे ग्राउंड ऑपरेशन में लगे इजरायली सैनिकों और वाहनों को हमास के लड़ाके निशाना बनाते रहे हैं। इसी हेडक्वार्टर में आगे जमीन की सतह पर बनाया गया रॉकेट लॉन्चिंग साइट भी मिला। ऐसे ही साइट्स का इस्तेमाल कर हमास लगातार इजरायल पर रॉकेट बरसाता रहा है और इजरायल के कई शहरों पर रॉकेट हमले कर विस्फोट करता रहा है। आईडीएफ की रेड में यहां सुरंगों के कई मुहाने मिले, साथ ही मिली एक बड़ी सी सुरंग 50 मीटर गहरा और 7 मीटर चौड़ा। इसका मुहाना बता रहा है कि सुरंग के अंदर आतंक के कितने सामान स्टोर होंगे, जिनसे हमास इजरायल को दहलाता रहा है। चारों तरफ आबादी से घिरे इस शेख जायद इलाके में हमास के नॉर्थ ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ ही हमास के कई पोस्ट स्थित हैं, जिनका इस्तेमाल हमास की नुखबा आर्मी भी करती रही है। आईडीएफ की इस छापेमारी में हमास के इस नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर के कंपाउंड में वो गाड़ियां भी मिली हैं जो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में इस्तेमाल की गई थीं। हमास आतंकी पिकअप ट्रक, बाइक, कार के जरिए इजरायल में दाखिल हुए थे और कोहराम मचाया था। छापेमारी के दौरान मिली गाड़ियों में आईडीएफ को हथियारों का जखीरा भी मिला है।
सीज फायर से पहले आईडीएफ ने हमास के नॉर्थ ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर कब्जा करके हमास को बड़ा झटका दिया है और इस सेंटर को इजरायली सैनिकों ने जिस तरह तबाह किया है उससे हमास के लिए इसे फिर से खड़ा करना बेहद मुश्किल होगा। टीम न्यूज़ नेशन।